हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस समय हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा जो सेट है वो कहाँ पहुँच गया है? 14 अगस्त के शिफ्ट 2 में। 14 अगस्त का शिफ्ट 2 मतलब हमारा सेट नंबर 34, सोच लीजिए। ठीक है, तो अच्छा, ये डिस्कशन केवल 2023 का ही नहीं, 2022 का भी हम किए हैं। 2022 का कौन कौन सा हुआ? एक तो सीएचएसएल हुआ है और एक सीजीएल हुआ है और एक स्टेनो हुआ है। ये तो 22 वाले पूरे हो गए हैं। और इसमें एमटीएस का भी मैंने कराया था, लेकिन एमटीएस का पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ कम रह गया है, जिसको हम इस बार पूरा कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा 2023 में हम लोगों ने हमने सीपीओएसआई का भी करा दिया है और आईबी का भी करा दिया है। तो इतने सारे पेपर हमने कराए हैं, सबके साथ सबके पीडीएफ भी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ऑफ पीडीएफ देखिएगा तो सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम के पहले हम इनके पूरे जो 2022 में 2023 में जितने भी वोकैब आई है, साइनोनिम, एंटोनिम, एरर, फिलर अलग से भी कराएंगे। आपके एग्ज़ाम के पहले वही सेशन चलेगा। इसके पहले आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लिए, वो रिवीजन के काम आ जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ही अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें लिखा क्या हुआ जरा ये देखो। लिखा हुआ दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब वही कहानी है कि इस वाले पोर्शन में जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। कभी कभी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी तरह का पूछ लेते हैं, कभी कभी इडियम भी पूछ लेते हैं, आजकल तो ऐसा भी पूछ रहे हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ के देखें क्या है। वन ऑफ देम, देखो क्या लिखा है, वन ऑफ देम who were hiding at the back of the rock fired at the villagers। ठीक है, तो कौन फायर किया? हु किसके लिए लगा हुआ है? हु के लिए वर लगा हुआ है और हु किसके लिए लगा है? वन ऑफ देम के लिए। तो देम ने, दे ने फायर किया था या उनमें से एक ने? तो उनमें से एक ने, जो लोग वहां पर छुपे हुए थे उसके रॉक के पीछे, उनमें से एक ने फायर कर दिया। तो ये हु जो लगा हुआ है किसके लिए लगा है? वन के लिए। तो वन के लिए तो भैया वर नहीं लगना चाहिए, फिर क्या लगना चाहिए? यहाँ पर वाज लगना चाहिए। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लगती है वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, दैट मीन्स एंटीसीडेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु वन के लिए लगा हुआ है, तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो पहले तो आप हु के बाद सिंगुलर वर्ब ढूंढो। ये देखो क्या लगी हुई है, वर लगा हुआ, ये नहीं हो सकता। अब एक बात, यहाँ वाज मिला, यहाँ पर वाज के बाद आइडिंग मिला। अच्छा, वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है, कभी नहीं। वाज इज एम आर, वाज वर्ब के बाद ना फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना तो सेकंड फॉर्म लगेगी, या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी या तो थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म लगेगी जब पैसिव वॉइस होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी जब एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ देखो हु के बाद हाइडिंग लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब ही गायब कर दिया एकदम से, तो ये भी गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा रहा है, कौन सा? ये चौथा वाला। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है देखो, विच मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी एंड डल, इतना केवल अंडरलाइन किया है, पूरा पढ़ लो। आई कांट बिलीव दैट आई एम डूइंग दिस। ठीक है, मैं बिलीव नहीं कर सकता मैं ये काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ? ऑर्डिनरी एंड डल। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? बहुत ही साधारण सा, और डल का मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसा वर्ड यूज करेंगे? एक होता है इमोरल। इमोरल का मतलब क्या होता है? विदाउट मॉरल, जिसमें नैतिकता ना हो। तो ऑर्डिनरी होना, साधारण होना और डल होना, इसमें नैतिकता, मॉरलिटी की बात नहीं आ रही है, तो मॉरल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा। टेनेसियस एक वर्ड दिया हुआ है। टेनेसियस का क्या मतलब होता है? देखो, टेनेसियस का मतलब होता है ना बहुत ही फर्म समझ रहे हो, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट कह सकते हो, बहुत ही टाइट कह सकते हो। कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत टाइट, बहुत कस के होती है, वो हो गया। तो टेनेसियस ऑर्डिनरी के लिए नहीं लग पाएगा। ठीक है, मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडेन का मतलब होता है ऑर्डिनरी होता है, सिंपल होता है, ठीक है ना, साधारण होता है। तो ये तो हमें मिल गया, इसमें ऑर्डिनरी मिल गया। ठीक है, तो मंडेन हम लगा सकते हैं। और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो क्या है? हेल्पलेस है, मतलब एकदम असहाय, लाचार, जिसके माँ बाप ना हो, घर बार ना हो, वो डेस्टिट्यूट कहा जाता है। अब क्लियर हो गया कौन सा लगना चाहिए? अब यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा। आपका आंसर कौन सा हो गया? 3 वाला। अच्छा, आंसर 3 वाला भरे हो गया है, लेकिन आपको इसमें से 3 वर्ड बहुत काम के थे। कौन सा? टेनेसियस है, मंडेन है और डेस्टिट्यूट है। ये दूसरे किसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देयरफॉर यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन दीज वर्ड्स। ठीक है, दीज आर हेल्पफुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है, देखो यहाँ लिखा है दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक सेंटेंस दिया है उसको आप सुपरलेटिव फॉर्म में लिख के दिखाओ और मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। लिखा है कि इट वाज प्रोबेबली द हैप्पी आफ्टरनून ऑफ हर लाइफ। देखो जब ऑफ हर लाइफ कह दिया तो उसके जीवन में जितने भी आफ्टरनून मतलब बीते हैं, जितनी भी शामें गुजरी हैं, उनमें से द हैप्पी आफ्टरनून होगा। देखो एक पॉजिटिव डिग्री है हैप्पी, उसके पहले द भी नहीं लग सकता, क्या लगना चाहिए था, द लगता तो ये सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए थी। और ऑफ हर लाइफ का मतलब उसके जीवन की, तो अब जब पूरे जीवन में जितनी शामें गुजरी हैं उनमें से एक हैप्पी आफ्टरनून है कि सबसे हैप्पी, तो ये सबसे हैप्पी। आपको वैसे भी सुपरलेटिव यूज करना है, जब इन्होंने मेंशन ही कर दिया सुपरलेटिव यूज करना है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हैप्पीएस्ट इसमें से। अच्छा हैप्पियर देखें और किसी में है कि नहीं है, यहाँ पे हैप्पियर लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हैप्पी लिखा है, हो ही नहीं सकता। और जो सेंटेंस है वो भी हैप्पी लिखा है, हो ही नहीं सकता। तो सुपरलेटिव में केवल यही तो एक है। क्लियर है ना। अगर सुपरलेटिव में 2 होता तो हमको थोड़ा चक्कर आता। चलो देखें कौन सा इन दोनों में से कौन सा सही है, जब एक ही है सुपरलेटिव में तो वही लगा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ मीनिंग। चलो यहाँ जो सेंटेंस PQRS दिया हुआ है इसको सीधे ऑर्डर में लगाना है हमको। देखो लिखा है बट द रिजल्ट, बट से शुरू ही नहीं हो सकता किसी कीमत पर, तो ये काम गया। अब यहाँ लिखा है which नॉट ओनली कॉजेज, which से तो शुरू नहीं हो पाएगा, ये भी गया काम से। ठीक है, अब देखो 2 बच रहा है, क्यू बच रहा है और आर बच रहा है आपका। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन दैट रीजन। अब देखो ये दैट रीजन आ गया, तो दैट रीजन किस रीजन की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। आपके पास स्टार्टिंग के लिए केवल आर मिल रहा है बस। ठीक है ना। चलो एक बार लेकिन सेंटेंस पढ़ लो, तब से स्टार्टिंग तो हमको मिल गया, हम ये दोनों हटा दे रहे हैं, 2 आर से दिए हुए हैं। देखो आर के बाद एस लगेगा या आर के बाद क्यू लगेगा, तो आर से स्टार्ट करके देख लो। ड्रॉट है, फ्लड है, वार है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आर बट नहीं लगा पाओगे, आर विच भी नहीं लगा पाओगे। तो इसके बाद देखो आर के बाद क्या पी लग पाएगा, तो हो जाएगा आर बट रिजल्ट्स नहीं लग पाएगा। आर सम ऑफ द कॉजेज, ये हो सकता है, अगर हम आर सम ऑफ द कॉजेज लगाते हैं क्यू वाला तो ये ठीक जा रहा है। आर विच नॉट ओनली लग ही नहीं पाएगा, तो मतलब आर के बाद आपके पास क्यू ही लगाने का चांस है और कोई हो ही नहीं सकता। एक चीज हो गई। तो आर क्यू किस में दिया हुआ है, पहले वाले में दिया हुआ है। दूसरा क्लू दिखाएं आपको, यहाँ देखो विच में क्या लिखा है, नॉट ओनली लिखा है। नॉट ओनली के साथ बट लगाओगे, इसका मतलब आप एस के बाद पी लगा सकते हो, कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पे एस पी मिल जाएगा, यहाँ वो भी आ गया आपका। ठीक है ना। अब ये विच अगर देखना चाहो तो ये विच किसके साथ लग सकता है, ये भी अगर देखना चाहो तो इससे भी काम बन जाएगा आपका। क्यू के बाद यही रीजन है जिसके बाद विच लगा पाओगे और किसी के बाद लग नहीं पाएगा। ठीक है, अनरेस्ट के बाद लगेगा नहीं, आर के बाद विच लगेगा नहीं, विच लगेगा केवल रीजन के साथ में। तो कई तरह से कई पहलू से हमारे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं मिल रहा। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, इसमें कई सारे क्लू लग गए थे। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भरने का, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाओ। यहाँ देखो लिखा हुआ है द, अब इसके बाद सारे के सारे वर्ड मैंडेटरी ही हैं, तो मैंडेटरी का मतलब ये फेलर का क्वेश्चन है या स्पेलिंग का क्वेश्चन है। वर्ड तो हमसे पूछा नहीं उन्होंने कि क्या भरना है, खाली स्पेलिंग बता रहे हैं किसकी स्पेलिंग सही है। तो सबसे पहले मैंडेटरी की स्पेलिंग समझो, MAN होता है, पहली बात तो ये समझ लो भैया। ठीक है ना, MAN होना चाहिए। तो 1 2 3 कट गए, कहानी खत्म, यहीं से कि 3 खत्म हो गए। अब एक लगा लो आप मैंडेटरी, ये लगा लो। क्लियर है ना। अब उसके बाद DATORY होना चाहिए। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जिसके बिना काम ना चले। ठीक है ना। द मैंडेटरी एज फॉर रिटायरमेंट इज 65 ईयर्स इन इंडिया। क्लियर। चलिए चौथा आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या करना है, 6 में आपको एरर बतानी है। देखो यहाँ लिखा है कि द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। देखो न्यूज इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। देखो अब यहाँ क्या है, टू बी ट्रू का मतलब क्या हुआ कि यह सच नहीं हो सकती। आप लोगों ने पढ़ा होगा एडवर्ब और इफेक्ट की कहानी। ठीक है ना। आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा, अगर हमसे नहीं पढ़े होंगे तो भी दूसरा कोई टीचर किसी ने भी पढ़ाया होगा, ये बात पढ़ाई तो ज़रूर होगी। एडवर्ब एंड इफेक्ट में देखो, जब टू के एडवर्ब टू लगता है तो हम इफेक्ट क्या बताते हैं, टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और इफेक्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा।
जैसे हम कहें कि आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, मैं इतना थक गया हूँ कि अब चल नहीं पाऊँगा। और एक दूसरा होता है एनफ होता है, ठीक है। एनफ लगाते हैं तो ये इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दिखाते कैसे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम कहें कि ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, वो इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो इसमें हो जाएगा। और एक होता है सो के साथ, जैसे सो गुड, सो बैड, सो ऑनेस्ट, ऐसे होता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो हम लोग किससे दिखाते हैं, दैट से कहते हैं। जैसे दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट, दैट ही कैन एक्सेप्ट, ऐसे होगा। तो ये जो होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, मतलब क्या न्यूज़ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। देखो बहुत अच्छी न्यूज़ सच नहीं होती है, तो इन्होंने कहा कि न्यूज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। तो निगेटिव सेंस में हमको क्या देखना होगा, ये टू देखना होगा। तो यहाँ जो वेरी लिखा है वहाँ क्या होगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो ये वेरी गलत हो गया, आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए आपका ग्रामर भी रिवाइज कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट वाले में फिर देखो स्पेलिंग एरर बतानी है। इन्होंने कहा कि एक सेंटेंस है जिसमें आपको एक वर्ड देखना है जिसकी हो सकता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो या हो सकता है कि कोई और चीज़ हो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। यहाँ लिखा कि दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब देखो वेव है तो दो वेव होते हैं, एक ये होता है WAVE, ये होता है वेव मतलब लहर होती है, ठीक है। अच्छा ऐसे होती है ना, ऐसे 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 ये लहरें होती हैं। एक होता है WAIVE, तो ये होता है लोन वेवर, सुना है वर्ड वेव। वेव का मतलब होता है ना किसी की टैक्स वगैरह में या ब्याज वगैरह में छूट देने के लिए यूज किया जाता है, लोन वेवर होता है, तो ये वेव है। अब यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन फीस, फीस में छूट मिलेगी तो कौन सा वेव लगना चाहिए था, ये वाला वेव लगना चाहिए था, ये वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वेव गलत है आपका, यहाँ पे होना चाहिए वेवर, तो ये पहला वाला आंसर हो गया। क्लियर ना, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। इसमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। देखो क्या लिखा है कि द चाइल्ड वॉज नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, जो बच्चा था वो किसी गलती का के लिए वो गिल्टी नहीं था, दोषी नहीं था, उसने कोई गलती नहीं की थी। और लैग्ड नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, ठीक है, उसको पता भी नहीं था। तो सबसे पहले कि जो गलती नहीं किया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनोसेंट कहते हैं। जो ठीक है निर्दोष होता है उससे क्या कहेंगे, इनोसेंट। और जो मासूम है जानता नहीं है उसको भी इनोसेंट कहते हैं। तो आपका जो वर्ड है वो कौन सा हो गया, इनोसेंट। इग्नोरेंट किसके लिए लगा है, जानता नहीं है इसके लिए इग्नोरेंट लग जाएगा, तो आधा के लिए लग पाएगा। इन एक्सपीरियंस मतलब जिसको अनुभव की कमी होगी, तो यहाँ उसने देखो भाई ये कह रहे हैं ना कि उसको नॉलेज की कमी है, ठीक है ना, वो अपनी गलती के बारे में जानता नहीं था, ठीक है। और जो गलती हुई थी मतलब रॉन्ग डूइंग के बारे में अवेयर भी नहीं था और उसने गलती की भी नहीं थी, ठीक है। तो क्रूएल तो वो हो नहीं सकता, फिर एक ऑप्शन बचा आपका इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए 9 नंबर पे। देखो 9 में क्या करना, वही फिर से आपको करेक्ट ऑर्डर में करना है। यहाँ लिखा लुक्स फर्स्ट टू हिज ओन प्रॉफिट, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, ये स्टार्ट कर सकता है, ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एंड देन टू द किंग्स, उसके बाद राजा का फायदा देखते हैं, तो ये भी नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। और डिस्ट्रॉय, देखो और से स्टार्ट करे, और से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता, तो ये स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, तो डी के अलावा और किसी से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। डी अब 2 में स्टार्ट है डी, ठीक है, 2 में, एक में ये, एक में ये है। अब ये देखो कि डी के बाद क्या लग सकता है, पढ़ो द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू के बाद एंड देन तो लगेगा नहीं, और डिस्ट्रॉयर्स तो नहीं लगे, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद वर्ब लगाओगे, वर्ब कहाँ है, लुक्स में, तो डी के बाद ए लगना चाहिए, ये डी के बाद ए मिला, आपका ये वाला आंसर हो गया, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लग रही है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, 10 नंबर का। इसमें क्या करना है भाई, साइनोनिम बताना है आपको, किसका, पोटेंशियल का। पोटेंशियल का मतलब पोटेंसी पढ़ा होगा ना फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। पोटेंसी मतलब क्या होता है, सामर्थ्य, क्या होती है, सामर्थ्य। तो पोटेंशियल मतलब वही होगा ना, सामर्थ्य या क्षमता हो गई, ठीक है कि नहीं। चलिए अब यहाँ से ढूंढना है आपको, तो यहाँ पे हम क्या ढूंढे, यहाँ पे देख लो भाई पोटेंशियल। एक वर्ष क्या है, वर्ष है बैड की कंपैरेटिव डिग्री, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 72 के लिए हो जाएगा, नाउन है ही नहीं है, ये गलत हो गया। अच्छा सिचुएशन, अच्छा ये पोटेंशियल सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का साइनोनिम सिचुएशन तो होगा नहीं,
और ग्रोइंग का मतलब क्या हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ, ये क्षमता की बात नहीं है। कैपेसिटी की मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, सॉरी कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता। तो सामर्थ्य और क्षमता एक ही चीज़ हो गई, पोटेंशियल हो गया, तो ये आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। 11 नंबर में आपको क्या होता है, साइनोनिम बताना है किसका, स्ट्रेंथ का। देखो इसके पहले वाले में पोटेंशियल पूछा था, फिर स्ट्रेंथ पूछ लिया इन्होंने। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी ताकत, आपकी पावर। अब उसका साइनोनिम आ गया। तो रेक्लूज का मतलब क्या होता है, रेक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। एक बार मैं और बता चुका हूँ, सन्यासी है, तपस्वी है। इसके लिए और वर्ड यूज होते हैं, रेक्लूज है, हर्मिट है, ठीक है, मोंक है, ये सब यूज होते हैं। वीकनेस का मतलब क्या होता है, कमजोरी। स्ट्रेंथ का ये एंटोनियम हो जाएगा, कमजोरी। अब आ जाओ पावर। पावर का मतलब क्या होता है, ताकत, ये साइनोनिम हो जाएगी। स्ट्रेंथ का साइनोनिम क्या हो गया, ताकत मिल गया। डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता हो सकती है, कोई कमजोरी हो सकती है, तो एक ही साइनोनिम है यहाँ पर, पावर। अच्छा ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अगर इसको गलत किए होगे तो समझ लो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। बताना मत मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ साइनोनिम पे। साइनोनिम किसका पूछ रहे हैं, फीसिबिलिटी का। फीसिबल क्या चीज़ होती है, देखो फीसिबल है, एक और वर्ड आता है वायबल है, एक और वर्ड आता है प्रैक्टिकल है, एक और वर्ड आता है प्रैग्मेटिक है। तो ये सब क्या होते हैं वर्ड, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं या जिनको लागू किए जाने की संभावना होती है। फीसिबिलिटी, वायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये हो सकता है प्रोबेबल। प्रोबेबल को हम प्रोबेबिलिटी बनाना पड़ेगा क्योंकि नाउन है प्रोबेबिलिटी। तो देखो एक सस्टेनेबिलिटी होती है। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है जीवन निर्वाह कितने दिन तक चल पाएगा कोई चीज़, मतलब ये होता है सस्टेनेबल होता है, टिकाऊपन होता है, ये नहीं आएगा। इम्प्रोप्राइटी क्या होता है, इम्प्रोप्राइटी इम्प्रॉपर से बना हुआ। इम्प्रॉपर को, ये एडजेक्टिव है इम्प्रॉपर, जब उसको हम नाउन बनाएंगे तो इम्प्रोप्राइटी बन जाएगा। अच्छा इम्प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी नॉर्म पर, स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हैं, मतलब यू फेल्ड टू फुलफिल द पैरामीटर। आप किसी पैरामीटर को, किसी नॉर्म को फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो होता है इम्प्रोप्राइटी, ठीक है। चलिए अब एक लिखा है हैवी, तो हैवी जानते ही हो, फीसिबिलिटी का हैवी से कोई मतलब नहीं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना होती है उस चीज़ की, यही एक आंसर आपका सही लग पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका कौन सा है, 13 नंबर का। इसमें क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। कहानी वही है, देखो वुड लिखा, वुड पिज्जा या बर्गर रैदर बी ईटन बाय यू। अब यहाँ क्या लिखा है, अब ये वुड लगा है तो बी ही लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने का मतलब क्या हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। ये बाय यू लिखा हुआ तो वुड का यहाँ यू हो जाएगा। अब वुड यू रैदर लगा लो, क्योंकि वुड रैदर यूज किया जाता है ना, वुड रैदर, तो वुड पहले चला गया, रैदर पीछे रह जाएगा। वुड यू रैदर, अब क्या हुआ, ईटन है तो बी हटा के उसको ईट बना दो। वुड यू रैदर ईट, आगे लिखा है बर्गर या पिज्जा, मतलब इनमें से क्या ज़्यादा पसंद करेंगे आप लेना। वुड यू रैदर ईट, तो ये लिखा है वुड यू रैदर ईट पिज्जा या बर्गर, ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखा है वुड यू रैदर ईटन, भाई देखो वुड लिखा हुआ है ना, वुड के साथ ईटन नहीं लगा सकते हो, पैसिव में भले लग जाएगा, एक्टिव में वुड के साथ ईटन नहीं लगेगा। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब ये एट लग दिया तो सेकेंड फॉर्म में तो नहीं लगती है। अब यहाँ जाओ वुड यू ईट, जिसमें रैदर गायब कर दिया इन्होंने, तो रैदर तो आना चाहिए था, अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में भी आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या कर रहे हैं, वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन पोर्शन। ये क्या है, बीटिंग अराउंड द बुश। अब देखो मैंने उस दिन थोड़ी देर पहले बोला नहीं था कि ये जो एरिया अंडरलाइन पोर्शन होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपको इंप्रूव करना है, ग्रामर का हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो इंप्रूव करो। कभी कभी क्या होता है इडियम है, उसका सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे बीट अराउंड द बुश मतलब क्या हुआ, बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, मुद्दे पर नहीं आता। हम आपसे आप बात क्या करना चाह रहे हैं, आप घुमा फिरा के बात कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बीट अराउंड द बुश, मुद्दे पर ना आना। इसकी मीनिंग चलो सेंटेंस भी पढ़ा देते हैं। टू सी हैज बीन बीटिंग अराउंड द बुश ऑल आफ्टरनून। उसके बाद क्या होगा, आई जस्ट विश सी वुड कम आउट एंड टेल अस व्हाट सी रियली थिंक्स। मतलब मेरी इच्छा है कि वो मतलब इस कंडीशन से उबर गए, बाहर आए और वो हमको बताए कि वो क्या सोच रही है। वो दिन भर बीट अबाउट द बुश करती रही। चलिए अब यहाँ आ जाओ, सेंटेंस देखते हैं इसकी मीनिंग वाले। अवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट अ टॉपिक, ये मैं बोल रहा था कि वो गोल गोल बातें करते हैं, किसी टॉपिक पर डायरेक्ट बात नहीं करते, घुमा फिरा के इधर उधर बात करते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
ट्राइंग टू बी ओवर प्रोडक्टिव ये होगा नहीं, और डिनाइंग टू हैव हर हेड इन द क्लाउड, हैव हर हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है ना कि आप कहीं खोए हुए हैं, ठीक, बैठे हैं क्लास में पढ़ने के लिए, मन कहाँ शाम की पार्टी में लगा हुआ है, तो वो होते हैं इन द क्लाउड्स। अच्छा यहाँ लिखा है दे आर टू गिव द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर देना नहीं होता आप यहाँ पर, ठीक है। कोल्ड शोल्डर का देने का मतलब तो किसी को आप डिस्करेज कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ। तो पहला वाला इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में फिर साइनोनिम, आज सब साइनोनिम ही साइनोनिम पूछ रहे हैं भाई, क्या बात है, कोई मुहूर्त वहूर्त था साइनोनिम का क्या? चलिए कोई बात नहीं, पूछने तो इनको। इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब होता है बहुत ही अच्छे ढंग से सजा धजा, जैसे कोई भाषण दे रहा हो, कोई आदमी बात कर रहा, कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब एकदम शायराना स्टाइल में, तो बहुत इलेबोरेट ढंग से फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार वगैरह यूज करके, बड़ी शैली वैली बढ़िया करके, वो इलेबोरेट होता है। अच्छा अगर कोई पेंटिंग है इलेबोरेट, मतलब क्या बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई होगी तो वो इलेबोरेट हो जाएगी, ठीक है। घर वगैरह इलेबोरेट होगा तो बहुत बढ़िया से पेंट वेंट डेंट करके सब बढ़िया चमक रहा होगा, तो कुल मिलाकर बहुत सजा धजा हुआ डेकोरेटेड होता है, ठीक है। तो इलेबोरेट का साइनोनिम इजी तो नहीं होगा, इलेबोरेट इजी नहीं हो सकता, सिंपल नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ भाई, देखो इतना इलेबोरेट, अगर आप भाषा बोल रहे हैं, जैसे आप लैंग्वेज पर ही आ जाए, वो किसी की बहुत इलेबोरेट लैंग्वेज होगी, तो इलेबोरेट लैंग्वेज आसान नहीं होती है, उसमें आप समास यूज कर देंगे, ठीक है, अलंकार यूज कर देंगे, मुहावरे यूज कर देंगे, तो वो भाषा इलेबोरेट हो जाएगी। अच्छा इलेबोरेट हो जाएगी तो क्या इजी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, फिर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स भाषा हो जाएगी, आपकी समझने में थोड़ा कठिन लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल और प्लेन एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कभी कभी होता है ना, कुछ लोग हिंदी ऐसी बोलते हैं वो अंग्रेजी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है समझने में, ठीक है। तो चलिए ये इलेबोरेट का मतलब हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ले लो 16 नंबर पे। 16 में क्या करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन किया हुआ है ये, और यहाँ भी क्या दिया, मुहावरा। फिर से देखो इडियम है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, और उसके पहले क्या था, बीट अबाउट द बुश था। अंडरलाइन किया है, सब्स्टिट्यूट करने को कह रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, क्या है ये, इडियम दिया हुआ, उसकी मीनिंग बताओ आप, यही सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो पढ़ के देखें, इज नॉट पार्ट, मतलब कह रहे हैं इट्स नॉट पोलाइट टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरों के सामने अगर आप अपना राग अलाप रहे हैं। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, अपना राग अलापना। अपना राग अलापना का मतलब क्या, अपनी बातें कहे जा रहे हैं, अपनी भड़ास निकाले जा रहे हैं, दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपनी तो रही बजाए जा रहे हैं, अपना राग अलाप रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैनर नहीं होता, दूसरों के सामने अपना राग अलापना, ठीक है। चलिए मीनिंग देखते हैं किसमें ठीक है। लिखा है ब्रैग वंस ओन अकम्पलिशमेंट, बस हाँ यही तो क्या ना, अपनी ही बातें हम किए जा रहे हैं, दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये पहला वाला हो जाएगा। क्रिटिसाइज समबडी, नहीं, किसी को क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करता आदमी, अपने बारे में खूब बड़बड़ चालू रहता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का कोई मतलब नहीं है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना भी नहीं होता, इसमें खाली अपना राग अलाप रहे, तो पहला वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या करना है, अंडरलाइन पोर्शन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन पोर्शन, ये लिखा एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन। अगर आप सिंहासन, थ्रोन मतलब क्या, अगर आप सिंहासन को त्याग रहे हैं किसी के लिए, या किसी भी कारण से आप सिंहासन छोड़ रहे हैं, सिंहासन त्याग करें, पद त्याग कर रहे हैं, तो सिंहासन त्यागने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एब्डिकेशन मिल गया, तो चौथा वाला आंसर हो गया। क्लियर है, इसके लिए वही वर्ड ही आता है। बाकी और कुछ वर्ड है देख लो। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है, राज तिलक, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एब्डिकेशन क्या होता है, सिंहासन त्यागना, और कोरोनेशन क्या होता है, किसी का राज तिलक होना, मतलब आपको राजा बनाया जा रहा है, ठीक, उल्टा हो गया वो। एक्सट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, देख सो एक्सट्रेडिशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यर्पण, मैं आपको अंग्रेजी में भी समझा दूंगा। अरे यार गलती हो गई, एक तो लिखने में मिस्टेक हो गई, ये देखो प्रत्यर्पण, प होना चाहिए था, तबड़ा होना चाहिए था, प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है, जैसे एक देश का अपराधी, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाके शरण ले लेता है, और कुछ कानून होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होता है, जिसके तहत जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि होती है, उसमें हमारे देश का अपराधी उस देश में चला गया तो वो पकड़ लेंगे और उस अपराधी को हमें सौंप देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रत्यर्पण, ठीक है। मतलब इफ अ क्रिमिनल ऑफ वन कंट्री माइग्रेट्स टू अदर कंट्री, और हमारे उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि है, तो द कंट्री वेयर द क्रिमिनल इज लिविंग
will arrest him and return to the country where he has committed the mistake। तो ये होता है एक्सट्रेडिशन, ठीक है, प्रत्यर्पण। यहाँ खैर वो लगेगा नहीं, मतलब मैं यहाँ ऑप्शन बता भी नहीं रहा हूँ, आपको वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ, ये आपके काम आएंगे ना। एक्सट्रेडिशन हो गया। और एक्सोनरेशन क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोनरेट? तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? किसी को एक्विट कर देना। अब कहोगे एक्विट करना क्या होता है? एक्सटॉल करना जानते हो? एक्सटॉल कर दो। एक्सटॉल भी नहीं जानते तो चलो दूसरा वर्ड ले लेते हैं। कोई गलती किया है, कोई अपराधी, उसको सजा से मुक्त, बाइज्जत बरी करना। जैसे हम ये कहें ना कि आपने मेरा चॉकलेट चुराया है, अब बाद में कहें नहीं आपने चॉकलेट नहीं चुराई थी, तो किसी को बाइज्जत बरी करना, दोष मुक्त करना, उसी को कहते हैं एक्सोनरेट करना। क्लियर है? एब्डिकेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये 4 के 4 वर्ड हो गए, बहुत जरूरी थे, बढ़िया वर्ड थे। अभी ऑप्शन में है तो हो सकता है किसी देर एक्सोनरेशन का क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए चारों ऑप्शन पर आप नजर रखा करिए, ठीक है। हाँ, मिल गया एंटोनिम, बड़ी देर से नहीं का इंतजार कर रहे थे। तो एंटोनिम मिला। एंटोनिम किसका बताना? एम्बिवैलेंट का। अच्छा, एम्बिवैलेंट क्या होता है? देखो, 2 चीज सुने होंगे, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एम्बिवैलेंट होता है। एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है ना, जो मतलब दिमाग में बहुत मिक्स्ड थॉट चलते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में क्या चलते रहते हैं? मिक्स्ड थॉट, तरह तरह के अलग अलग टाइप के विचार किसी के मन में आते रहते हैं, तो वो होता है मिक्स्ड थॉट्स उसके अंदर चलेंगे। अब अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में हम पहले से कुछ कह नहीं सकते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लीगल होता है, जायज़ होता है, कोई चीज़ कानूनन गलत नहीं है, वो लीगल हो गया। अनइक्विवोकल होता है, तो देखो इक्विवोकल अगर ले लूँ मैं इतना, केवल इक्विवोकल, पहले इसकी मीनिंग, इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट होता है, एम्बिगुअस होता है, नॉट क्लियर होता है, ठीक है। और अगर इसके पहले अन लगा दिया तो इसका आ निकाल दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो जो यहाँ पे मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड है, और यहाँ क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। तो जब मिक्स्ड हो गया, जो एम्बिवैलेंट होगा वो क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होता है। अब क्या हो गया? इसका अपोजिट आ जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो 18 नंबर पे कौन सा हो गया? 3rd वाला हो गया, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इररेजिस्टिबल, आप समझ ही रहे होगे इररेजिस्टिबल क्या होता है। इररेजिस्टिबल कोई ऐसी इच्छा है, देखो रेजिस्ट यहाँ से देखो लिए इतना, देखो रेजिस्ट का मतलब होता है ना, जैसे आपकी इच्छाएं रोक दी, समोसा खाने का मन कर रहा, थोड़ी देर नहीं खाएंगे यार, कौन धूप में जाए, तो रोक लिया। और अगर मन कर दिया, अब पानी बरस रहा हो लेकिन खा के ही आएंगे, निकलेंगे जरूर, तो वो क्या होगा? इररेजिस्टिबल। कोई ऐसी इच्छा जिसको आप दबा नहीं पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे, वो क्या होती है? इररेजिस्टिबल डिजायर हो जाती है, उसी को मैनिया कहते हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आंसर भी हो गया आपका और हमारा वर्ड्स भी हो गए हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें क्या क्या एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखो लिखा है द पैकेज वाज डिलीवर्ड, देखो वाज के साथ क्या लगा? 3rd फॉर्म लगा, तो वाज की जगह 3rd फॉर्म लगने के मतलब होना क्या चाहिए एक्टिव में? वर्ब की 2nd फॉर्म होनी चाहिए, मतलब हम ये वाज हटा दें, खाली डिलीवर्ड कर दें। अच्छा, बाई कुरियर, ये भी लिखा है ना बाई कुरियर, द कुरियर अगर हम पहले कर दें द कुरियर डिलीवर्ड, पहले इतना ढूंढो द कुरियर डिलीवर्ड, तो यहाँ लिखा है रिसिपेंट रिसीव्ड। अरे यार, घुमा फिरा के कहने की क्या ज़रूरत है? और यहाँ बाई द कुरियर कर दोगे तो पैसिव वॉइस हो जाएगी ये, फिर ये नहीं होगा। वाज बीइंग डिलीवर्ड, फिर से तो पैसिव वॉइस ही है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस ऑप्शन कैसे हो सकता है? काट दो। लिखा है द कुरियर डिलीवर्ड द पैकेज, हाँ ठीक है, ये तो सही लग रहा है। और दूसरा लिखा है वाज डिलीवर्ड, फिर देखो अगर पैकेज वाज डिलीवर्ड कर दोगे तो वाज के साथ 3rd फॉर्म फिर से पैसिव वॉइस हो गई। इसमें तो खाली इतने में ही काम बन गया भाई, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, ठीक है ना? चलिए ये स्किल डेवलप करो अपने अंदर, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, इसकी जगह पर रिप्लेस करो, नीचे से कौन सा वर्ड यहाँ ले सकते हो, ऐसा कोई चांस, ठीक है? तो यहाँ लिखा है द इनकरेजिबल ऑप्टिमिज्म डिस्प्लेड बाय ऐश्वर्या इन डिफिकल्ट सिचुएशंस टर्न्ड आउट हर टू बी अ फेवरेट अमंग हर फ्रेंड्स। इनकरेजिबल ऑप्टिमिज्म, इनकरेजिबल का मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ये करेजिबल का मतलब क्या होता है ना? करेक्टेबल होता है, दैट कैन बी अमेंडेबल, दैट इज अमेंडेबल। जो अमेंडेबल है, जो करेजिबल है, जिसको हम ठीक किया कर सकते हैं। अब इनकरेजिबल का मतलब क्या हुआ? दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड, जिसको हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो होता है इनकरेजिबल,
ठीक है, ऑप्टिमिज्म। तब इनकरेजिबल का मतलब देख लो, इनकरेजिबल का मतलब क्या हुआ, वही होगा ना अनचेंज्ड, जिसको हम चेंज नहीं, अब देख अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने के लिए चेंज करना पड़ेगा, तो यही चीज़ होगी। ट्रांसलूसेंट क्या चीज़ होती है, देखो एक वर्ड पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, एक पढ़ा होगा ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट में लाइट, जिस चीज़ के कोई ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट हो जाती है करीब 90%, 100% नहीं तो 90%, जब लाइट पूरी पूरी पार हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। और जब लाइट पूरी नहीं पार हो, जिससे प्लास्टिक है, एक शीशा है, ग्लास है, ग्लास के उस पार लाइट पूरी पूरी पार हो जाती है, लेकिन अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के उस पार लाइट जाती तो है लेकिन पूरी नहीं जाती है, तो उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, धुंधली धुंधली लाइट पार करेगी तो ट्रांसलूसेंट होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलूसेंट है, मतलब जिसमें से कुछ पार्ट में सम पार्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, बोलो। इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ लाइट, रोशनी से भरा हुआ, एकदम चमकदार चमकीला होगा। ठीक है, और बेयर फूटेड मतलब होता है नंगे पाँव, पैर में जूता नहीं है, वो बेयर फूटेड हो गया। आंसर कौन सा हुआ आपका, अनचेंज्ड हो गया। क्लियर। अब आता है वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 25। एक बड़ा सा पैराग्राफ है, हालांकि कभी कभी छोटा मिल जाता है, ये बड़ा सा पैराग्राफ है। इसमें देखो फिलर है 1 2 3 इतना दिया हुआ है। ठीक, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अगले वाले में भी चल जाएंगे, 4 5 उसमें होगा। तो स्टार्ट करो भैया पढ़ना। लिखा है क्लाइमेटिक डिजास्टर्स आर डैश इंक्रीजिंगली कॉमन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट डिजास्टर मतलब जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आर डैश इंक्रीजिंगली तो मतलब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आर के बाद यहाँ क्या लगाओगे, वर्ब किया, इंजिफा, ग्रोइंग, ऐसे कुछ। इंक्रीजिंगली बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, आगे जा रहे हैं। बहुत कॉमन, इंक्रीजिंगली कॉमन है। ड्यू टू क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा। आगे लिखा कि दीज डिजास्टर्स अभी बताया मैंने, बाढ़ वगैरह जैसे होता है। दीज डिजास्टर्स इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये जो डिजास्टर आते हैं तो क्या होते हैं, जिससे मान लो बहुत बारिश होती है तो उसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट होता है। एक नॉर्मली हवा चलती है तो ये वेदर इफेक्ट होता है, और हद से ज़्यादा मतलब सब कुछ उखाड़ दे, बिल्डिंग गिरा दे, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाता है। जैसे हरिकेन है, हरिकेन एक तरह का तूफान होता है, टॉर्नेडो एक तरह का तूफान होता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल दिया इन्होंने। टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिजास्टर्स, इन डिजास्टर्स के इफेक्ट को कम करना, मिटिगेट करने के लिए इट इज एसेंशियल, बड़ा जरूरी है, टू इन्वेस्ट इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या हुआ, जो ये आपदा प्रबंधन होता है, आपदा की जो तैयारी होती है, उसके लिए हम तैयार रहें। ठीक है ना, तो उसमें हम पैसा खर्चा करें। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड डैश, तो ये देखो एंड है, तो एंड के पहले जैसा वर्ड है उसी से मिलता जुलता वर्ड एंड के बाद में आएगा, तो प्रिपरेशन प्रिपेयर्डनेस जैसा ही कोई वर्ड यहाँ आना चाहिए। हो सकता है आगे क्लू मिल जाए, नहीं तो अभी इसी में हम लोग देख लेंगे। कहा इन्होंने कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक डिजास्टर्स इज नॉट लिमिटेड टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स का इम्पैक्ट है वो केवल लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस तक ही नहीं डिपेंड है, केवल इतना ही डैमेज नहीं होता। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल हरिकेन कैन डिसरप्ट द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। जब हरिकेन आता है, एक तूफान है, तो ऑयल और गैस इंडस्ट्री को तबाह कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू हायर प्राइसेस, तो तेल की पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं एंड डैश। अब ये देखो हायर लीड करेगा, हायर तो प्राइसेस एंड डैश। तो जब देखो अगर फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो एंड के साथ क्या लगाओगे, यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है ना, एंड के साथ क्या चीज़ यहाँ पे लगानी है, एंड के पहले जो चीज़ लगी है उसी के हिसाब से लगेगी। आगे लिखा है फ्लड है, दूसरी चीज़ ले रहे, तो हरिकेन के बताया इन्होंने। फ्लड के लिए देखो फ्लड कैन डैमेज क्रॉप्स, जो से बाढ़ आती है तो क्रॉप को डैमेज कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है, लीडिंग टू फूड शॉर्टेज, और इसका नतीजा क्या होगा, भोजन की कमी होगी, फूड शॉर्टेज आएगा। देखो यहाँ फूड शॉर्टेज का, और यहाँ क्या किया इन्होंने, डिसरप्शन टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये खराब हो जाता है। आगे लिखा है कि राइजिंग टेम्परेचर्स कैन, अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तो क्या कर सकता है, कैन लीड टू मोर फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हीट वेव्स आएंगी। वाइल चेंजेज इन प्रिसिपिटेशन,
और अगर प्रेसिपिटेशन में चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हुआ, बारिश, अगर बारिश के पैटर्न में चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आता है तो कैन लीड टू मोर डैश ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। तो मोर फ्रिक्वेंट यहाँ क्या होगा, देखो अगर चीज़ें फ्रिक्वेंटली होंगी तो ये भी फ्रिक्वेंट ही होगा ना कि बुढ़ापा, सॉरी बुढ़ापा क्यों बाढ़ है, तो ड्रॉट सूखा और बाढ़ ये सब चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। आगे देखो क्या लिखा, क्लाइमेटिक डिजास्टर डिसअप्रोप्रिएट नहीं, ठीक है ना, डिसअप्रोप्रिएट नहीं, डिसप्रोपोर्शनेटली लिखा हुआ है। तो क्लाइमेटिक डिजास्टर्स डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक, ये मतलब अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन जो होती है, वल्नरेबल मतलब जिनके पास घर वर ठीक से नहीं बने हैं, झोपड़ी उपड़ियों में रहते हैं, बाढ़ आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो ये जो क्लाइमेटिक डिजास्टर है वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को, जो गरीब लोग हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कोलेबोरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के बीच में जो कोलेबोरेशन है और कम्युनिटीज और बिजनेस के बीच में जो कोलेबोरेशन है, इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। लो मिल गया, वहाँ एक था प्रिपेयर्डनेस के बाद खाली जगह थी, यहाँ इन्होंने प्रिपेयर्डनेस के साथ क्या लिखा हुआ है, इस रिस्पॉन्स लिखा है। तो हम प्रिपेयर्डनेस के बाद जो एंड है, एंड के बाद जो जगह खाली थी वहाँ पे रिस्पॉन्स लगा लेंगे। दिखा दूँ आपको, ये देखो, देख लो, यहाँ क्या था, ये था प्रिपेयर्डनेस। रुकिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर दिखा देता हूँ। एक फेरर तो हम लोग भर लिए ना, क्लू से एक का काम हो गया, ठीक। ये देखो आ गया हमारा प्रिपेयर्डनेस, यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर्डनेस एंड डैश। तो प्रिपेयर्डनेस के बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ देखो प्रिपेयर्डनेस के साथ रिस्पॉन्स लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिपेयर्डनेस के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स लगा लेंगे। दूसरा वाला पिलर भर चुके, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, एक और बचा हुआ है, उसको भी कोई क्लू मिल जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक। चलिए यहाँ हो गया। आगे लिखा कि दिस इन्वॉल्व, इसमें शामिल है, ये प्रिपेयर्डनेस क्या होगी, इसमें शामिल है कि इन्वेस्टिंग इन अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे तूफान उफान या बाढ़ वगैरह की जो पहले से चेतावनी दे देते हैं, उस तरह का सिस्टम डेवलप करने में हम पैसा खर्चा करें, सरकारें पैसा खर्चा करें। और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए, और इमरजेंसी सर्विसेज को डेवलप करिए, और प्लानिंग को फॉर पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, जो तूफान उफान के बाद या डिजास्टर के बाद जो नुकसान होता है उसको रिकवर करने के लिए आप और इमरजेंसी सर्विस वगैरह इंतजाम रखिए। बाय टेकिंग अ डैश अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमको ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक डिजास्टर एंड बिल्ड मोर रेसिलियंस कम्युनिटीज, ठीक समझ गए। तो हमको कैसी अप्रोच लेनी चाहिए, पहले से सतर्क रहने वाली, ठीक है ना। देखो दो तरह की अप्रोच होती है, एक प्रोएक्टिव होती है और एक बाद वाली होती है। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि तूफान आएगा, हम इसके पहले से ही तैयार रहते हैं। कुछ लोग होते हैं नीचे दूसरे दूर के देशों में देखो तो बाढ़ आती है, वहाँ भी हर साल बाढ़ आती है, लेकिन उनको पता है कि बाढ़ आएगी तो बाढ़ से निपटने की तैयारी पहले से रखते हैं। हमारे देश में क्या होता है, पता है कि बाढ़ आएगी, बाढ़ जब आ जाएगी तब तैयारियां शुरू होती हैं। तो बाढ़ आएगी, लोग बह जाएंगे तो उनको मतलब मुआवजा दिया जाएगा, राहत मुआवजा, कैंप लगेंगे, शिविर। अरे भाई ये हुआ ही क्यों, ठीक है, बारिश होने को तो कोई रोक नहीं सकता, बाढ़ आएगी, लेकिन ये जो लोग बह जाते हैं, घर बार तबाह हो जाते हैं, उसको तो रोका जा सकता है। उसका पहले से इंतजाम करो ना, बह जाने के बाद का मुआवजा बांट रहे हो, तो वो प्रोएक्टिव होता है। तो बाढ़ वगैरह या इन मुसीबतों से निपटना है तो हमको रिस्पांस नहीं देना होगा। रिस्पांस में बाढ़ आई अब चलो हम राहत शिविर लगा दें, नहीं भाई, आप पहले से इंतजाम करो। उसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच हमको होनी चाहिए। तो पांचवें में भी आई थिंक कि प्रोएक्टिव मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक कोर्स शुरू करते हैं हम लोग भरना। पहले में देखो क्या लिखा है यहाँ, ये बिकेम, बिकमिंग और बिकम वर्ब की, देखो इज था तो इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगनी चाहिए यहाँ पर कायदे से। तो वैसे देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा क्या वर्ड क्या भरना है यहाँ पे, बिकेम, बिकम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिकेम, ये बिकम हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये बिकम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, और ये बिकमिंग लगा हुआ है। आ जाओ अब आप क्या लगाओगे, डिजास्टर मैनेजमेंट आर के बाद ना तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना सेकंड फॉर्म लगेगी, और ना थर्ड फॉर्म लगेगी, एक ही आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ क्या लगाएंगे, बिकमिंग।
हो गया हमारा। और प्रिपेयर्डनेस के साथ रिस्पांस आएगा, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो देख लो भाई, 2 ऑप्शन हो चुके। एक कौन सा होगा, बिकमिंग हो गया, आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएगी। दूसरे क्या होगा, रिस्पांस होगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस मिल गया हमको, तो फिर वही लगाएंगे। अब तीसरे फिलर के लिए क्या लगाएंगे, फटीग मतलब थकान होती है, शार्टेज का मतलब अभाव होता है, फेलियर का मतलब असफल हो जाना, ड्राफ्ट का मतलब सूखा हो जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या है, फटीग है, थकान, फटीग है, शार्टेज है, फेलियर है और ड्रॉट है। ठीक है, चलिए अब आप लगाइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड वाले पे, ये वाले पे। देखो यहाँ क्या होगा कि अगर हरिकेन है वो डिसरप्ट करता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को। दूसरा होगा कि लीडिंग टू हायर फ्यूल प्राइसेज, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्यूल प्राइसेज बढ़ जाती हैं। एंड डैश, देखो फ्यूल प्राइसेज बढ़ जाएंगी, एंड क्या बढ़ जाएगा बताओ, फ्यूल प्राइसेज बढ़ जाएंगी, एंड क्या बढ़ेगा, एंड क्या होगा, फटीग होगा कि फेलियर होगा कि शार्टेज होगा कि ड्रॉट होगा, बताओ क्या होना चाहिए। तो शार्टेज, फूड प्राइसेस बढ़ जाती हैं और फूड की क्या हो जाएगी, फ्यूल की, ईंधन की शार्टेज भी हो जाती है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो अगला वाला तो आई थिंक कि नहीं, प्रोएक्टिव हमको मिल ही गया। ठीक है, चलिए आपको पहले यही देख लेते हैं। 24 में क्या है, फास्ट है, रेयर है, फ्रिक्वेंट है और स्पीडली है। और 25 में प्रोएक्टिव है, मैंने कहा था प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी होगी, हम वही ले लेंगे। प्रोएक्टिव होगी, प्रोडक्टिव अप्रोच या इनएक्टिव अप्रोच या बायो एक्टिव अप्रोच नहीं होती, हमको प्रोएक्टिव अप्रोच। 25 वाला हम भर चुके हैं, प्रोएक्टिव ही मैंने आपको बताया था। 24 बचा है, 24 में फास्ट, फ्रिक्वेंट, रेयर या स्पीडी। फास्ट, फ्रिक्वेंट, रेयर या स्पीडी, हमको कुछ इसमें से लगाना है। मैं क्लियर कर दूं आपको, ये कौन सा है, ये 4 वाला है ना। चलो यहाँ पे इतना खाली हो गया। अब बताओ फास्ट, स्पीडी कौन सा लगेगा। तो देखो यहाँ लिखा है कि व्हाइल चेंजेज इन प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंज आता है, बारिश के पैटर्न में चेंज हो जाता है, तो कैन लीड टू मोर डैश ड्रॉट एंड फ्लड। तो देखो स्पीडी ड्राफ्ट होगी कि फास्ट ड्राफ्ट होगा कि फ्रिक्वेंट होगा। देखो बार बार आएगा ना, ये फ्रिक्वेंट लगा है ना, मैंने तब भी बताया था कि अगर वेदर पैटर्न चेंज हो जाएगा तो ये जो सूखे वगैरह पड़ रहे हैं, जो बाढ़ वगैरह आ रही है, ये जल्दी जल्दी आने लगेंगे। तो अब जल्दी जल्दी आने लगेंगे तो क्या लगाओगे, फास्ट आएंगे। फास्ट स्पीड होता है, फ्रिक्वेंट नहीं, फ्रिक्वेंसी नहीं। बार बार आने को फास्ट नहीं कहेंगे, वो तेज स्पीड में आने को कहते हैं, तो फास्ट नहीं लग पाएगा। रेयर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, स्पीड के लिए नहीं लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, फ्रिक्वेंट होगा। ठीक है, तो नंबर 3 फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार जल्दी जल्दी बाढ़ वगैरह आने लगेगी ना, सूखा वगैरह पड़ने लगेगा। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चन। हमारा सेट नंबर कौन था, 34। अब हमारे पास कितने सेट बचे हुए हैं, 6। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 6 सेट और बचे हुए हैं। धीरे धीरे हम, मतलब आने वाले वीक में आपका ये ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा, CHSL 2023 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग होली मनाएंगे ना, अगले संडे को तो होली हो जाएगी। तो एक चीज़ बताना आप लोग हमको कि होली में, मतलब होली के 1 दिन 2 दिन आगे पीछे वीडियोस डालें, डिस्कशन कराएं, आप लोग देखेंगे तैयार हैं कि नहीं हैं, कि मतलब होली ही खेलनी है। वैसे निकाल लो, 2024 में नौकरी ले लो, जॉब ले लो। एक बार जॉब लग जाएगी ना तो हर रात दिवाली और हर दिन होली खेलो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, तो मेरी समझ से तो एक दिन छोड़ रहने दो, वही जिस दिन होली खेलेंगे वो छोड़ दो, बाकी वाले दिनों में करिए डालो। रात में न डाल के दिन में डाल देंगे। अब होली जलाना क्या, रात भर थोड़ी ना होली जलाओगे। फिलहाल बताना तुम लोगों की क्या मर्जी है, और वीडियो चाहते हो होली के 1-2 दिन आगे पीछे, या छुट्टी करना चाहते हो। ठीक है, तो सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर किया करो भाई ना। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, और लोग भी कमेंट करो। हालांकि जो लोग कमेंट करते हैं उनका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और लोग भी करो, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हो ना। ठीक है, तो ये सेशन आज यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।